नमस्कार दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम इन JAIIB CAIIB वाला पर। और ये PW का एक इंपॉर्टेंट चैनल है जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं JAIIB और CAIIB की क्लास। ठीक है दोस्तों, सो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ और मैकमिलन की बुक को प्रेफर करते हैं, तो मैकमिलन के जितने भी MCQs हैं मॉड्यूल वाइज हम आपके पास लेके आ रहे हैं विद सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। सो उसी का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल ए। सो मॉड्यूल ए को हम लोग डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल ए में जो चारों यूनिट हैं, चारों यूनिट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैकमिलन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो जाइब मैकमिलन MCQ सीरीज है दोस्तों, और यहां पर हम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और अगर हम पेपर 4 की बात करें तो यहां पर जो मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए को हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि कंप्लीट कवरेज होगा मॉड्यूल ए का। सो मैकमिलन में जितने भी MCQs दिए हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन मैकमिलन से जो आपके सामने आता है वो क्वेश्चन क्या है, एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, है ना। अगर रिटेल बैंकिंग की हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं रिटेल बैंकिंग के। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, रिस्क इज लेस एज क्लाइंट बेस इज लार्ज। यानी यहां पे कस्टमर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है बैंक के लिए, बट वहां पे होने वाला रिस्क कम है। ठीक है दोस्तों, इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। इनकम की अगर हम बात करें तो वो रिलेटिवली ज्यादा है, स्प्रेड भी ज्यादा है। ठीक, अब देखिए स्प्रेड की अगर हम बात करें तो स्प्रेड होता क्या है, जो इंटरेस्ट रेट की जब हम बात करते हैं उसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहते हैं। कि जो बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और बैंक जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है उसका जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहलाता है। सो इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। ठीक है, स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलेटिलिटी, है ना। तो यहां पर स्टेबल यानी जो ये मॉडल है जो स्थिर है अपेक्षा की कम अस्थिरता के, है ना। यहां पे अस्थिरता कम है, स्थिरता ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, सो ऑल ऑफ द अबव जो चौथा ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है। सो एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, तो रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस में इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है ये आप सभी को बताना है। तो यहां पर मेरे हिसाब से रिस्क इज लेस, बिल्कुल सही है, रिस्क यहां पे कम होता है दोस्तों। सो रिस्क इज लेस, ये बात सही है बिल्कुल। सेकंड आता है, इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर। सो यहां पे इनकम भी ज्यादा है, स्टेबल मॉडल है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, सो वो डिपॉजिट भी कर रहे होते हैं समय समय पर बैंक के पास। जो जो डिपॉजिट्स का एक स्टेबल सोर्स होता है रिटेल बैंकिंग। सो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी जितने भी स्टेटमेंट है वो सभी करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी। अब आपकी जो किताब है मैकमिलन, वहां पर देखिए उन्होंने एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग बताए हैं। क्लाइंट बेस, यहां पे इन्होंने क्या कहा है, क्लाइंट बेस की बात की है दोस्तों, क्लाइंट बेस। ठीक, क्लाइंट बेस विल बी लार्ज, यानी अगर आप रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो वहां पर क्लाइंट बेस यानी जो कस्टमर्स की संख्या वो बड़ी होती है। एंड फॉर रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। सो इतने सारे कस्टमर हैं, उन कस्टमर्स में जो बैंक का रिस्क है वो स्प्रेड होता है, क्योंकि बैंक एक ही व्यक्ति को 200 करोड़ या 300 करोड़ नहीं देता है। बैंक छोटा छोटा ऋण अलग अलग कस्टमर्स को देता है। तो वहां पर अगर कोई कस्टमर एनपीए भी होता है तो बहुत बड़ा प्रभाव बैंक के ऊपर नहीं डाल पाता। ठीक है दोस्तों, कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रांग विद गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। कस्टमर की लॉयल्टी कहीं ना कहीं बैंक को फायदा पहुंचाती है। बैंक अपने जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कस्टमर्स को सेल कर पाते हैं, यानी क्रॉस सेलिंग की बात यहां पे मिलती है बैंक के लिए। एंड द कस्टमर लेंट नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, तो कस्टमर टेंड है ये। ठीक है, कस्टमर टेंड क्या है, कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ नहीं भागते, है ना रिटेल बैंकिंग में। अट्रैक्टिव वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड सिंस कस्टमर आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। क्रेडिट रिस्क टेंड टू बी बिल डाइवर्सिफाइड, यानी बैंक जो लोन देता है
और अगर लोन कस्टमर रीपे नहीं कर पाता है तो वहां पर बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क क्रिएट हो जाता है। सो वही यहां पे बताया गया है कि जो क्रेडिट रिस्क है विल बी वेल डाइवर्सिफाइड, यानी वो सिर्फ एक ही जगह से नहीं आएगा, वो डाइवर्सिफाइड है अलग अलग जगह पर। सो वहां पे क्रेडिट रिस्क होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। सो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो रिस्क इज लेस, यहां पे रिस्क कम होता है और क्लाइंट बेस बड़ा है। सो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्प्रेड इज मोर, ठीक है दोस्तों। सो यहां पे इनकम भी ज्यादा होती है, स्टेबल मॉडल भी है और अस्थिरता भी कम है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज नहीं है। अभी आपने पढ़ा है पहला हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, तो आपने देखा कि जो कस्टमर लॉयल्टी होती है, क्या होती है, जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है, क्या होती है, लॉयल्टी होती है ना, उस आधार पे जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। रिलेशन होता है किसके साथ, कस्टमर के साथ, किसके साथ, कस्टमर के साथ। और उस स्ट्रॉन्ग रिलेशन का फायदा बैंक कैसे उठाता है, बैंक अपने कस्टमर्स को किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, दैट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग, है ना। सो पहला स्टेटमेंट तो एडवांटेज है, क्या है, पहला स्टेटमेंट तो एडवांटेज है। नाउ सेकंड, हाई कस्टमर लॉयल्टी। सो मैंने अभी आपको बताया कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, लॉयल्टी कैसी है, हाई है, ठीक है। लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस, यानी अस्थिरता कम है। और लिखा है हाई डिफॉल्ट रेट, यानी यहां पर जो बैंक लोन दे रहा है उसमें डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, नहीं ये गलत है। यहां पर जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड और डिफॉल्ट रेट भी क्या होता है, कम। सो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, है ना। सो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। पहला है इंटरनेट बैंकिंग, पहला क्या है, इंटरनेट बैंकिंग है। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग। तीसरा है प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट, टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट। चौथा है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। सो जब आप रिटेल बैंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, रिटेल बैंकिंग आप पढ़ते हैं, रिटेल बैंकिंग, ठीक है दोस्तों। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल, क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को, ठीक है, टारगेट करना, प्लस स्मॉल और मीडियम, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक। सो यहां पर इंटरनेट बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है, यानी इट इज अ करेक्ट। मोबाइल बैंकिंग क्या इंडिविजुअल कस्टमर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी कौन, इंडिविजुअल कस्टमर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सभी प्रोडक्ट है, यानी ऑल थ्री आर, ए, बी और डी इज द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। बट जब आप एक प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन की बात करते हैं तो ये बिजनेस और कॉर्पोरेट में आ जाता है, और दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ, और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, ये रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ठीक। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आ गया है, आफ्टर आउट ब्रेक कोविड 19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग विल डिपेंड्स मेनली ऑन। आपने देखा होगा कोविड 19 आया था, सब लोग अपने अपने घर में पैक हो गए थे, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो बैंक की ब्रांच तक जाना भी असंभव था। तब क्या बैंक बंद हो गए, क्या बैंकों ने बिजनेस बंद कर दिया, नहीं। बैंकों ने फिजिकल चैनल की जगह पर अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर मूव किया दोस्तों, डिलीवरी चैनल पर मूव किया, और बैंक ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, टेक्नोलॉजी। सो वही इन्होंने पूछा, आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड 19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग विल बी डिपेंड्स मेनली ऑन डिजिटल बैंकिंग। किस पर डिपेंड हो गया दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग। किसके थ्रू बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, डिजिटल बैंकिंग, है ना। डिजिटल बैंकिंग में जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, है ना, आप मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, है ना, मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं। क्योंकि कोविड में तो गैदरिंग नहीं अलाउड थी ना, गैदरिंग अलाउड ही नहीं थी। या आप एटीएम का भी प्रयोग कर पाते हैं, एटीएम का भी प्रयोग कर पाते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये तो आसानी से आप लोग लगा लेंगे। अब देखिए आपको अभी मैकमिलन के क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, क्यों,
क्योंकि आसान क्वेश्चन है। जब भी कोई बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो इजी ही रखा जाता है। जब आप 11 से 12th में गए होंगे, सो 11th का कुछ पार्ट 12th के शुरुआती चैप्टर मिलता है, आप फटाफट कर लेते हो, सो आपको लगता है इट इज वेरी इजी। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, आपके लिए जो क्राइटेरिया वो टफ होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो घबराना नहीं है। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा वहां पे डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक बेस्ट अल्टीमेट सॉल्यूशन याद रखने का तैयार करेंगे, जिसे हम लंबे समय तक याद रख पाए। द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन रिटेल लोन सेगमेंट इज मोर देन, है ना। तो बैंक जो रिटेल लोन प्रोवाइड करता है, बैंक रिटेल लोन प्रोवाइड करता है, और रिटेल लोन में मेन आप देखते होगे होम लोन आपको देखने को मिलता है, होम लोन आपको देखने को मिलता है, आपको ऑटो लोन देखने को मिलता है। ऑटो लोन का सेगमेंट सबसे छोटा होता है जहां तक, और ये ईयर टू ईयर चेंज होता है ना, जैसी डिमांड हो वैसा होता है। फिर आपने देखा होगा एजुकेशन लोन की भी बात होती है, एजुकेशन लोन आपने देखा होगा, एजुकेशन लोन की बात होती है। आपने एक और चीज देखी होगी, पर्सनल लोन, क्या देखा होगा, पर्सनल लोन, है ना, पर्सनल लोन की भी बात होती है। और मैं इसके आगे लगा देता हूं ईटीसी पंजाबी, है ना। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, रिटेल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं अदर में। सो अगर हम बात करें तो उन्होंने पूछा है कि होम लोन का परसेंटेज क्या है। सो अगर आप जब मैकमिलन के हिसाब से पढ़ते हैं तो वहां पे होम लोन का जो परसेंटेज शेयर है वो मोर देन 50%, 50% और मोर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 50%। कितना होगा दोस्तों, 50%। ठीक है, तो जब भी रिटेल लोन लिख के आ जाए या रिटेल एसेट्स, क्या लिख के आ जाए दोस्तों, रिटेल एसेट्स लिख के आ जाए, आप समझ जाइएगा कि यहां पे मेन डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है, रिटेल लोन के बारे में मेन डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, सो ये मैकमिलन की किताब से अपना 5वां क्वेश्चन। पूरा मॉड्यूल ए होगा, क्रम से क्वेश्चन होंगे, और 4th यूनिट जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है वहां तक यहां पे हम लोग कवर करेंगे। द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग आर, रिटेल बैंकिंग में कौन सा बिजनेस मॉडल यूज किया जाता है, विच बिजनेस मॉडल यूज्ड इन रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच और एनी ऑफ द अबव। देखिए मैंने जितनी बार भी क्लासेस ली हैं मैं हमेशा एक बात आपको सभी को बताता हूं कि भारत में जो बिजनेस मॉडल है वो एसबीयू भी चलता है, ठीक, वहां पे डिपार्टमेंटल अप्रोच भी चलता है, ठीक, वहां पर इंटीग्रेटेड, जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी चलता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी चलता है। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो रिटेल बैंकिंग है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, रिटेल बैंकिंग में कौन सा मॉडल यूज होता है, ठीक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो रिटेल बैंकिंग में एसबीयू भी यूज होता है, डिपार्टमेंटल भी होता है और इंटीग्रेटेड। यानी जब रिटेल बैंकिंग पूछेगा तो एनी ऑफ अबव, एनी ऑफ अबव, है ना। अबव का मतलब क्या है कि जितने भी ये मॉडल लिखे हैं, जितने भी मॉडल लिखे इनमें से कोई भी मॉडल यूज हो सकता है, इनमें से कोई भी मॉडल यूज हो सकता है। ठीक, पहला पार्ट ये हो गया। फिर वो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि रिटेल बैंकिंग में, जो रिटेल बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, रिटेल बैंकिंग में जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कौन से बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वो कौन सा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सा मॉडल यूज करते हैं, तो आप आंसर लगा देंगे डिपार्टमेंटल, कौन सा कर दे, डिपार्टमेंटल, कौन सा, डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं, अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, अब डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है, एक सेकंड, डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है समझ लीजिए, ठीक, बैंक अपने सभी काम को किसके आधार पे बांट देता है, डिपार्टमेंट्स के, किसके, डिपार्टमेंट के आधार पे बांट देता है, डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट्स बांट देता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, ये क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा, लोन डिपार्टमेंट, ये एचआर डिपार्टमेंट होगा, है ना, ये रिटेल डिपार्टमेंट होगा। सो ये अलग अलग, है ना, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। सो यहाँ पे ये सभी इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से, ये सभी इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से आपस में। ठीक है, ठीक, सो इसे हम डिपार्टमेंटल अप्रोच कहते हैं। ठीक,
अब अगर वो पूछ ले कि न्यू जनरेशन, कौन सा, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल यूज करते हैं, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सा मॉडल यूज करते हैं, तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप आंसर लगाओगे SBU, है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब भी हम SBU की बात करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो SBU अप्रोच पे चलती है उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, टाटा। टाटा एक कंपनी है, ठीक है। अब ये अलग अपनी बिजनेस लाइन को यूज करता, जैसे अब टाटा का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाटा टी है, ठीक। एक टाटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, एयर इंडिया है। क्या है, एयर इंडिया, समझिएगा, ठीक। एक टाटा का क्या है, टाटा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है, ठीक। एक एग्जांपल इतना ले लिया मैंने। ये अपना अलग बिजनेस करेगी, इनकी सेपरेट बिजनेस जो यूनिट होगी, ये अलग अपना बिजनेस करेगा, ये अपना, इनका इंटर रिलेशन कुछ नहीं होगा, और ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे, टाटा को। तो इसी प्रकार जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, SBU अप्रोच को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, तो इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इज। अगर भारत में जब रिटेल बैंकिंग की बात करें तो कौन सा बिजनेस मॉडल, तो 3 बिजनेस मॉडल आपको दिए, SBU, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड। तो इनमें से कोई भी बिजनेस अप्रोच को यूज किया जा सकता है। आपका आंसर डी हो गया। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ फुली फंक्शनल, है ना, जो जैसे टाटा टी है, तो वो टाटा टी अपने लिए खुद ही फुली फंक्शनल है, इंडिपेंडेंटली, इसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना ऑपरेशन खुद करेगा, ऑपरेशन अपना खुद ऑर्गेनाइज करेगा, ऑपरेशन खुद चलाएगा, ठीक है। सेटअप ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, है ना, इनका अपना पर्टिकुलर बिजनेस है। दीज यूनिट आर एक्टिव एंड हैव देयर विजन, ग्रोथ एंड डायरेक्शन। इनका अपना विजन होगा दोस्तों, इनकी अपनी ग्रोथ की काम करेंगे और अपना ही डायरेक्शन ये यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब ये फुली मतलब इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रहे हैं, टोटली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका विजन, ग्रोथ और डायरेक्शन अपना खुद का होगा, ऐसे ही टाटा सॉल्ट होगा, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। वहीं पर अगर हम डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करते हैं, रादर देन डिवाइडिंग, यहां पे डिवाइड कर दिया गया है, यहां पे टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड, डिपार्टमेंटल अप्रोच में डिवाइड नहीं किया जाता। डिपार्टमेंटल अप्रोच रादर देन डिवाइडिंग ऑन स्ट्रेटेजिक और बिजनेस लाइन, यहां पे स्ट्रेटेजिक या बिजनेस लाइन में डिवाइड करने की जगह पर ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वेरियस टीम परफॉर्म। वो क्या करते हैं कि फंक्शंस के आधार पे वो डिपार्टमेंट या टीम बना देते हैं, इसी को हम डिपार्टमेंटल अप्रोच के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ चुका है। वो क्या कहता है, फॉरेन बैंक सिटेड इन द टॉपिक विच entered in the retail banking activities when not able to achieve the business objective। जो विदेशी बैंक भारत में व्यापार कर रहे थे, या कोई भी विदेशी बैंक जो रिटेल बैंकिंग में एंट्री किए, और जब वो एंट्री किए तो वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, और जब वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए तो उन्होंने इनमें से कौन सा स्टेप लिया। पहला स्टेप क्या कहता है, कंटिन्यू विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल। वो लॉस में जा रहे थे, वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। पहला पॉइंट, मूव आउट द बिजनेस, वो उस बिजनेस से बाहर हो गए, उनको लगा कि यहां पे हमारे लिए समय या व्यवस्था नहीं है जहां से हम अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। तीसरा, चेंज देयर फोकस विद सम स्ट्रेटेजिक चेंजेस, उन्होंने अपने फोकस को चेंज किया, स्ट्रेटजीज को लगाया, तो उन्होंने उसमें भी चेंज किया, स्ट्रेटजीज में। नन ऑफ द अबव, तो देखो आपको बता दें, आपको जब आप ये यूनिट पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि जो एबीएन एम्ब्रो है, बीएनपी परिवास है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के तहत, यानी इनके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि आप रिटेल बैंकिंग में बिजनेस करिए, ये एंट्री भी करते हैं, और जब एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी सब स्ट्रेटजी सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस गोल जो इन्होंने टारगेट किया था उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, और जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो ये लास्ट डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इस सेगमेंट से क्या हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, यानी मूव आउट फ्रॉम द बिजनेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी,
मूव आउट फ्रॉम द बिजनेस, मूव आउट फ्रॉम द बिजनेस, वो उस बिजनेस से, व्यापार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन, फॉरेन बैंक सिटेड इन द टॉपिक, सो ये मूव आउट ऑफ द बिजनेस हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आए, बिल्कुल, अगर नहीं आ रहा तो आप बताते जाइएगा, मैं डायग्राम भी बना दूंगा। ठीक, सुटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ द बैंक डिपेंड्स ऑन, कोई भी बैंक जो भी बिजनेस मॉडल को यूज करता है वो उसका सूटेबल होना बैंक के लिए किस चीज पर बेस्ड होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के ऊपर होता है, या बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है, बिजनेस मिक्स के ऊपर होता है, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जब भी कोई भी बैंक है ना, द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल, किसी भी बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए, कोई भी एक बैंक है और इस बैंक के लिए कौन सा मॉडल सक्सेसफुल है ना, कौन सा मॉडल उसको मॉडल को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। पहला कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस मिक्स क्या कहता है, तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें मिलता है ऑल ऑफ द अबव, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है दोस्तों, सो किसी भी बैंक के लिए जो कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया जाए ये सूटेबल होगा किस आधार पे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो कॉर्पोरेट कौन सी स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी के तहत काम करता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कस्टमर को टारगेट करना है, कहां तक वो अपनी रीच को लेके जाना चाहते हैं, बिजनेस मिक्स है ना, सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग drawn based on various aspects, in this context which one of the following aspect is incorrect। ठीक है, अब इन्होंने एक लाइन कही, बिल्कुल सिंपल लाइन कही है कि बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड, जो बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग का वो कैसा है, ड्रॉन बेस्ड है, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट, तो जब आप अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स के आधार पर आप बिजनेस मॉडल को यूज कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग में, तो इनमें से वो कौन सा एस्पेक्ट्स है जो गलत है, प्रोडक्ट है, कैपेसिटी है, डिलीवरी मॉडल है, टेक्नोलॉजी है। चलिए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, सभी दोस्तों को हम बता दें तो यहां पे सिंपल सी बात है, जब भी आप रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, देखो इसको बहुत समझना आसान है, जब भी आपसे रिटेल बैंकिंग की बात हो तो आप पहले तो अपने आप को एज अ कस्टमर समझ लो, और बैंक जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है वही रिटेल बैंकिंग है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपको टारगेट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको टारगेट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा कैपेसिटी कहीं नहीं यूज होता, डिलीवरी चैनल बिल्कुल यूज होता है, डिलीवरी चैनल आपने पढ़ा होगा, डिलीवरी चैनल जिनके थ्रू बैंक आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाता है उसे हम डिलीवरी चैनल कहते हैं, या तो ब्रांच और ब्रांच के बगल में एक्सटेंशन सेंटर है उसकी सहायता से आपको बैंक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाएगा, या फिर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करके पहुंचाएगा। तो जब आप ब्रांच और एक्सटेंशन सेंटर की बात करते हैं तो आप फिजिकल डिलीवरी चैनल के संपर्क में आते हैं, जब आप एटीएम और अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल डिलीवरी चैनल के संपर्क में आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एस्पेक्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। और फोर्थ इज द टेक्नोलॉजी। सो यहां पे बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, और जब कस्टमर बेस बड़ा है तो यहां पे बैंक को टेक्नोलॉजी पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो इतने बड़े कस्टमर को टारगेट कर पाता है, सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाता है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट को डेवलप कर पाता है। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ एस्पेक्ट। ठीक, सो यहां पे जो सही आंसर बनेगा कि कैपेसिटी इज नॉट अ एनी एस्पेक्ट्स इन वेरियस, है ना, वेरियस एस्पेक्ट्स में से ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा। जब भी कोई रिटेल बैंकिंग में कोई बिजनेस मॉडल यूज किया जाता है तो उसका जो सही आंसर होगा वो कैपेसिटी होगा। ठीक है, कैपेसिटी को तो बढ़ाया भी जा सकता है। द इंप्लीमेंटेशन मॉडल फॉलोड बाय बैंक इन रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, रिटेल बैंकिंग में कौन सा इंप्लीमेंटेशन मॉडल यूज किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल,
दूसरा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, तीसरा है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, चौथा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। ठीक, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, अब आपको देखना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। बैंक यहां पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को इंप्लीमेंट करता है। जब बैंक, पहले हॉरिजेंटल समझ लो, हॉरिजेंटल मॉडल क्या है, जैसे मान लीजिए एक टीम है, ठीक, और ये जो टीम है ये एजुकेशन लोन के लिए काम करती है सिर्फ, है ना। अगर कोई कस्टमर एजुकेशन लोन के लिए आएगा, वो यहां एंट्री करेगा, उसको सभी सोल्यूशन इसी टीम के द्वारा दिए जाएंगे, यानी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ये एजुकेशन की हुई तो ऐसे ही एक टीम होगी जो बी टीम होगी, वो होम लोन पे काम कर रही होगी, है ना। ऐसे ही एक टीम होगी वो किस पे काम कर रही होगी, वो होम लोन के बाद ऑटो लोन पे काम कर रही होगी। तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, जहां पे एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को बाय द टीम। ठीक है, ये मान लीजिए टीम ए है, ये टीम बी है, ये टीम सी है। ठीक, ये हो गया हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। ठीक है, अब अगर यहां पे फंक्शंस के आधार पे, किसके आधार पे, फंक्शंस के आधार पे टीम को बना दिया जाए, कि जैसे मान लीजिए जो टीम ए है, जो टीम ए है वो रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी लोन का कस्टमर आ जाए वो सभी लोन को रिप्रेजेंट करेगी, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे पर्सनल, रिप्रेजेंट करेगी टीम ए। डॉक्यूमेंटेशन करेगी टीम बी, बी क्या करेगी, डॉक्यूमेंटेशन, और सी जो होगी वो डिसबर्स कर देगी। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब इन दो मॉडल का ही यूज करके प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल बनता है, और इन्हीं दोनों का प्रयोग करके प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल बनता है। अब प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल की अगर हम बात करें तो वहां पे मैक्सिमम काम कैसे हो रहे होंगे, हॉरिजेंटली, कुछ काम कैसे हो सकते हैं, एक आध काम वर्टिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज, यानी ज्यादा काम काय पे हो रहा, हॉरिजेंटल पे। और अगर ज्यादा काम किस पे हो रहा, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली, है ना, ऑर्गेनाइज मॉडल, और कुछ काम वहां पे हॉरिजेंटली हो रहा, तो उसे हम कहेंगे प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। ठीक, यानी वर्टिकली का स्पेस यहां पे ज्यादा है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो भारत में चारों ही मॉडल यूज किए जाते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल भी हो सकता है, वर्टिकली भी, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अटेम्प्ट बाय बैंक। बैंक किसी भी, विच, वो आपको रास्ता बताना है, द प्राइस स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जब प्राइस स्ट्रक्चर किया जाता है या सर्विस का प्राइस स्ट्रक्चर किया जाता है, तो वो कौन सा रास्ता बैंक अटेम्प्ट करता है, बैंक कौन सा रास्ता अटेम्प्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट देखिए, यहां पे उसने लिखा है स्टैंड अलोन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है उसकी वरीयता के हिसाब से स्टैंड अलोन मॉडल भी होता है। स्पेशल कोड्स फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, है ना, जो हाई वैल्यू डिपॉजिट उनके लिए स्पेशल कोड्स निकाले जाते हैं। बंडल्ड प्राइसिंग और हॉलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप, है ना। मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही प्रोसेस यूज किए जाते हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है तीनों ही तरीकों से प्राइस स्ट्रक्चर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग, क्या आपको मुझे ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, यस, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। मीडियम बिजनेस, मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल बैंकिंग होती है, मैंने आपको बताया था रिटेल बैंकिंग जो होती है, रिटेल बैंकिंग जो होती है, रिटेल बैंकिंग में बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, और अगर हम बात करें तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को टारगेट करता है, यानी इंडिविजुअल को भी टारगेट करता है दोस्तों, प्लस स्मॉल और मीडियम
जो बिजनेस है उनको भी टारगेट करता है। सो ये सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो हाई नेटवर्थ तक का मामला, तो इसका मतलब है कि इनके पास बहुत पैसा है, शुद्ध संपत्ति ज्यादा है, लेकिन लास्ट में वो भी क्या है, इंडिविजुअल है, तो ये भी रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, सो द करेक्ट आंसर कॉर्पोरेट एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन रिटेल बैंकिंग बिजनेस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 13. Which one of the following forms is the backbone of retail banking income? रिटेल बैंकिंग में पहले तो रिटेल बैंकिंग में जब भी कोई बैंक बिजनेस करता है तो उनका कहना है कि बैकबोन क्या होती है, इनकम की बैकबोन क्या है। तो रिटेल बैंकिंग में बैंक सबसे ज्यादा जो रिटेल लोन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, रिटेल लोन प्रोवाइड करता है, उस पे जो बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसी से सबसे ज्यादा इनकम होती है। ठीक है दोस्तों, सो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स प्रोडक्ट। जब भी लोन की बात आएगी, मैंने आपको क्या कहा था, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेल, क्या कहते हैं, रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, एसेट्स प्रोडक्ट। एसेट्स का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना, और लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सो ये जो चार खाते होते हैं, इनके थ्रू हम बैंक के पास पैसा जमा करते हैं। ऑल दीज आर द लाइबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, कासा और राफा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए छोटा कर दिया, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, कासा और राफा। ठीक, और जब रिटेल प्रोडक्ट्स की बात आती है तो लोन, काय की बात होती है, लोन की बात होती है, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, है ना, इन सब की बात। ट्रेजरी प्रोडक्ट तो होते हैं अलग, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एसेट्स प्रोडक्ट। क्या होता है, एसेट्स प्रोडक्ट, जहां पर बैंक लोन देता है, बैंक को इंटरेस्ट आय प्राप्त होती है, वहां से बैंक को ज्यादा लाभ होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, बैकबोन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स? जब कोई बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है तो किस कैटेगरी में आता है, लाइबिलिटी नहीं, या तो डिपॉजिट आते हैं, या तो क्या आते हैं, डिपॉजिट आते हैं। ठीक है, एसेट्स, यहां पे तो लोन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, लोन्स आ जाते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, यानी किसी भी बैंक क्या करता है, जो बैंक होता है, बैंक किसी भी थर्ड पार्टी से टाई अप कर लेता है। क्या कर लेता है, किसी भी थर्ड पार्टी से वो टाई अप कर लेता है, और इस थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को, किसको, अपने कस्टमर्स को बेचना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस तो क्रॉस सेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉस सेलिंग कहलाता है। प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉस सेलिंग। और यहां पे जो सही आंसर होगा वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? इनमें से प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सो विच वन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस। प्रॉफिट को किसके साथ, एक्सपेंस के साथ रिलेट करना ही क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी है। इट कंपेयर हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक कंपेयर्ड विद इट्स ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ इफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली इट्स सक्सेस और फेलियर। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, और आपको बता दें कि जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहें तो वास्तविकता में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, देखिए, जो प्रॉफिट होता है वो डेफिनेट अमाउंट होता है। जैसे मैंने 100 रुपए का सामान बनाया और 200 का मैंने बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 100 रुपए एक्यूरेट, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेजर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के सापेक्ष एक्सपेंस पर। बिल्कुल सही है। इट कंपेयर हाउ मच प्रॉफिट a company make compare with overall revenue and cost। ओवरऑल जो रेवेन्यू आई है, जो कॉस्ट है, उसके आधार पर कितना प्रॉफिट किया उसका भी कंपैरिजन। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ इफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली इट्स सक्सेस और फेलियर। आंसर लगना चाहिए डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आंसर है। जब आप यूनिट 4 पढ़ेंगे और डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे, आपको ये तीनों लाइन देखने को मिलेंगी, ठीक है, चलिए
अब आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, टोटल सेल, जितना आपने बेचा है और उस सामान को बनाने में जो पैसा लगा, मतलब आपने 200 रुपए का सामान बेचा और वो सामान बना 120 रुपए का था, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 80 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, 80 रुपए हो गया। ये फॉर्मूले समझ लीजिए क्योंकि आगे यूज होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, मान लीजिए 80 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था और वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 20 रुपए है, उसको घटा देंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ₹40 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर निकालना चाहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपॉन टोटल सेल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। फिर आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ कितना हुआ, तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें से आप टैक्स घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए, टैक्स। सो जो आपका लास्ट में ₹20 बचेगा ये आपका शुद्ध लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, शुद्ध लाभ होगा। इसी को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। ये आपका शुद्ध लाभ है, ठीक है। सो ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, अभी यूज होंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेजर अ प्रॉफिट, इनमें से कौन सा आप प्रॉफिट को मेजर करने में यूज नहीं करते हैं। तो जब आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, यस और नो, फटाफट बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल। क्या था, टोटल सेल। टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड, ऑफ द गुड, जो आपने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। फिर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था। उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दिया तो आपको क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आया, जितना भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने सिर्फ क्या घटा दिया, टैक्स। क्या घटा दिया, टैक्स। क्या घटा दिया, टैक्सेस जो आपने पे किए, टैक्सेस, है ना। तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी ये भी आपको देखने को मिला, ये भी देखने को मिला, ये भी। तो आपको देखने को क्या नहीं मिला, नेटेड प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, नेटेड प्रॉफिट इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसमें इसको प्रॉफिट को मेजर करने में यूज नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव अमाउंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर प्रॉफिट इज द रिलेटिव वन, सो प्रॉफिट एब्सोल्यूट होता है, यही स्टेटमेंट गलत है। Profitability is a measurement of efficiency of a company in relation to the size of the business where profit is an absolute number, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is profitable, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो बी है। प्रॉफिटेबिलिटी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है दोस्तों, प्रॉफिट हमेशा एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा रिलेटिव होती है। कैसी होती है, रिलेटिव होती है, ठीक, याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट यहां पे गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, increase staff productivity is one of the most important tool to increase branch profitability, out of the following which one is not true। अगर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, है ना, इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अगर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाते हैं तो ब्रांच काय में आ जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू, रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, clearly defined expectations and scorecard, improve motivation and reward system, technology alone the sufficient to increase staff productivity। यानी आप स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, आपको यह बताना है। देखिए, रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। इसमें पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। सो आप प्रोसेस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, सही है। क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस एंड स्कोर कार्ड, है ना, बिल्कुल सही है। आप स्कोर कार्ड दिखाई उनके वर्किंग का। इंप्रूव मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं होती है। इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी वो हेल्प कर सकती है बट सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है। सो ये आपका डी क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका ये था
मॉड्यूल ए, जहां पर हमने चारों यूनिट के मैकमिलन के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया। सो इसी प्रकार हम आपके लिए मॉड्यूल बी भी लेके आएंगे दोस्तों, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही आपके लिए केस स्टडीज भी आ जाएंगी, सब कुछ आएगा, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।